जी, आप सभी लोगों का आज के इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। आज मैं हूँ बुलंदशहर में और इसको कैसे सेट करूँ। चलो यहाँ पे ही लगाता हूँ इसको कैसे ही। तो आज का जो टॉपिक है कि जो ये खराब अर्थशास्त्र है, तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्या कंसिक्वेंसेज आते हैं जीवन में, इसके क्या दुष्प्रभाव आते हैं। इस बात के लिए ये आज का जो टॉपिक है वो ये है। हाँ जी, अब मेरे ख्याल है ये ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक हुआ कि ये जो खराब अर्थशास्त्र है, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको इतने समय से कि भाई जितनी भी सारी समस्याएं हो रही हैं इस दुनिया में, आदमी को, स्त्रियों को, किन्नरों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी मनुष्यों को, जन्म से लेके और मरने तक जितनी भी प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो मूल कारण है वो है अर्थशास्त्र। जो आज तक का अर्थशास्त्र जो हमने अडॉप्ट कर रखा है, पूरी दुनिया वालों ने जिसे अडॉप्ट कर रखा है, जिसमें मांग और आपूर्ति के सिद्धांत हैं, जिसकी वजह से ये गरीबी और अमीरी है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जाति की समस्याएं हैं, इवन ये धर्म की भी समस्याएं हैं। इन सब के मूल में अर्थशास्त्र ही है। अर्थशास्त्र ये विभिन्न जो आप देखते हो, ये इकोसिस्टम भी जिस वजह से ख़राब हो रखा है, तो उसके भी मूल में यही है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो अर्थशास्त्र जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इन समस्याओं के कारण और हम कितने उलझते हैं, इन समस्याओं के कारण और हमारे जीवन में कितने उलझाव आते हैं, उन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनके प्रभाव जो हैं। तो इसको देखें कि जैसे आपको मालूम ही है कि आजकल के अर्थशास्त्र में आप देखते ही हैं कि हर बात के लिए पैसा चाहिए। आपको कुछ भी करना है, आपको शादी करनी है, पैसा चाहिए। आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में जाना है, पैसा चाहिए। घर से बाहर 2-4-6 किलोमीटर दूर जाना है, पैसा चाहिए। खाना खाना है, पैसा चाहिए। कपड़े पहनने हैं, पैसा चाहिए। घर बनाना है, पैसा चाहिए। पढ़ाना है स्कूल में, पैसा चाहिए। समझ रहे हैं? हर चीज़ के लिए अर्थ लगता है, पैसा लगता है। आज की भाषा में बोले तो कुछ भी माने एक तरह से आप सोच सकते हो, बिजली चाहिए, पैसा चाहिए। पंखा लगाना है, पैसा चाहिए। एसी लगाना है, पैसा चाहिए। अच्छी जगह में घर बनाना है, ज़्यादा पैसा चाहिए। बेकार जगह में घर बनाना है, पैसा चाहिए, मगर थोड़ा कम चाहिए उससे। तो आप कुछ भी करें, अगर थोड़ी इज्जत समाज में रखनी है तो पैसे वाला होना चाहिए। उसके लिए आपके पास बढ़िया घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तो आप स्टेटस मेंटेन कर सकें। उतना स्टेटस होने के बाद उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। घर के लिए पैसा चाहिए, घर मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसके लिए चाहिए। ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है, उसके लिए पैसा चाहिए। आप देख रहे हो, हर चीज़ के लिए। मेरा चश्मा, आँख कमज़ोर हो गई, चश्मे के लिए पैसा चाहिए। चश्मा टूट गया गलती से, पैसा चाहिए। तो हर चीज़ के लिए, मोबाइल के लिए पैसा चाहिए, कॉल करने के लिए पैसा चाहिए, इंटरनेट यूज करने के लिए पैसा चाहिए। ये केबल ख़राब हो जाए, इसको ख़रीदने के लिए 300 रुपये चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अगर ये ना मिले तो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समस्या खड़ी होती है, और जो आर्थिक समस्या खड़ी होती हैं, चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो फिर इससे हमारे अंदर मानसिक क्लेश शुरू होते हैं। मतलब जो इनसिक्योरिटी वो पैदा होनी शुरू हो जाती है, इन्फीरियरिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है।
माने दरिद्रता की ग्रंथि, किसी अपने सामने किसी अमीर को अच्छे से ढंग से जीते हुए देखते हैं तो उसके सामने अपने आप को हीन महसूस करते हैं, उसके बराबर खड़े होने में शर्म आती है। उसकी बातें बेकार भी हों तो माननी पड़ती हैं। तो आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे हर चीज के पीछे अर्थ है, हर चीज के पीछे। कोई आदमी गुंडागर्दी क्यों करता है? भाई पैसे कमाने के लिए। कोई आदमी आपके ऊपर आधिपत्य क्यों पाना चाहता है, आपको कंट्रोल क्यों क्यों करना चाहता है? ताकि वो आपसे कोई सुख प्राप्त कर सके, क्योंकि आप उस तरह का सुख उसको सीधे सीधे देंगे नहीं, तो आपको वो दबा कर ही ले सकता है, आपको मजबूर करके ही ले सकता है, आपको लोभ दे के ले सकता है। वो बोलेगा ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, या मैं आपके लिए इतने पैसे दे दूंगा, आप मेरे लिए ये सेवा करो। अगर वो पैसे नहीं देना चाहता तो कोई दूसरी तिकड़म लड़ाता है, बोलता है अच्छा मेरी सेवा करो, नहीं तो आपके लिए मैं ये नुकसान कर दूंगा, आपका ये कर दूंगा, पिटाई कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, दबा दूंगा, गांव से बाहर निकलवा दूंगा। मतलब कोई पावर का यूज करता है, मसल पावर हो या पैसे की पावर हो या राजनीतिक पावर हो। कुल मिला के किस लिए करता है? क्योंकि आपसे वो कोई सेवा चाहता है जिसका वो पैसा नहीं देना चाहता कोई कारण से, या उसके पास नहीं है, या उस पैसे को वो किन्हीं ऐसी सेवाओं के लिए बचा के रखना चाहता है जहां उसे पैसा देना ही पड़ता है, वहां उसकी पावर काम नहीं करती। आप देखते हैं टोल टैक्स पे कितने सारे जो लोग हैं वो, क्योंकि आजकल टोल टैक्स बहुत हो गया, 100 150 रुपये हो गया है, तो वहाँ वो दिखाते हैं हम नहीं देंगे भाई, क्योंकि उनका वहाँ कई चक्कर लगते हैं, तो वहाँ वो लड़ाई कर बैठते हैं, कई बार गोलियाँ चल जाती हैं वहाँ। किस बात के लिए? पैसे के लिए। अपना रुतबा क्यों दिखाना चाहते हैं वो? ताकि लोग उनसे डर के रहें, उनका डर का माहौल फैल जाए। इससे क्या फ़ायदा होता है उनको? एक बार उन्होंने डर का माहौल फैला दिया, फिर बस जस्ट वो बोलते हैं किसी को हाँ भाई ऐसा करना है, वो तैयार हो जाता है, हाँ जी माई बाप ठीक है। तो उसे बार बार हर आदमी को फोर्स नहीं करना पड़ता। एक बार डर का माहौल पैदा कर दिया, हाँ जी कौन हो, हाँ जी मैं ये हूँ, तो लोग भय के कारण उसके काम करने लग जाते हैं। तो ये सब अल्टीमेटली हम किस लिए करते हैं? अल्टीमेटली हम करते हैं सुखी होने के लिए, उससे कोई ना कोई प्रकार के सुख हमें मिल रहे होते हैं। अल्टीमेटली हमारा सारा जोर जो है इसी बात पर होता है कि हम सुखी हो जाएं, या हम जिन्हें मोहब्बत करते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, वो हमारी फैमिली हो सकती है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, कोई भी जो हमारे अजीज़ हैं, जो हमारे करीबी हैं, करीब हैं, उनके सुख के लिए या अपने सुख के लिए। तो ये बात तो तय है कि यहाँ सुखी होना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको साइड नहीं किया जा सकता। तो अब अगर हमने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि सबके सुखों को बिना एक दूसरे को प्रॉब्लम किए उनके सबके सुख उन तक पहुंचते रहें, जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती तो जो गलत प्रकार की व्यवस्था है उसके कैसे असर आते हैं समाज में, ये मैं असर ही बता रहा हूँ। कैसे असर आते हैं कि मैं जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करूँगा तो मैं अपने प्रायोरिटी में सबसे पहले मेरा सुख, मेरे अपनों का सुख होगा। प्रथम मैं कोशिश करूँगा ऐसा कि भाई ठीक है, मैं अपने और अपनों के सुखों के लिए किसी दूसरे को मैं कोई दुख ना दूँ, लेकिन अगर मुझे देना भी पड़ा और कोई रास्ता मेरे सामने नहीं आया, मुझे देना भी पड़ा, तो मैं देने से पीछे नहीं हटूंगा। क्यों नहीं हटूंगा? क्योंकि मेरा पहला तो कर्तव्य है खुद को और अपनों को सुखी करना ना। तो अगर सिस्टम ठीक ना हो, जैसा कि आज का अर्थशास्त्र है, जो अमीरी गरीबी के कई सारे वर्ग बनाए हुए हैं, जिसमें 90% लोग वो हैं जो पैसे से सीधे सीधे चीज़ें नहीं खरीद सकते। उनको अगर उन सुखों को लेना है तो उन्हें कोई टेढ़े मेढ़े तरीके ही अपनाने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं उनके पास। जैसे जो 10% लोग हैं उनके पास इतना पैसा होता है, आज के अर्थशास्त्र की नीतियों के कारण 10% लोगों के पास पर्याप्त पैसा पहुंचता रहता है।
कि वो कम से कम पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीज़ें वो सीधे पैसे से खरीद लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, उनको किसी दूसरी पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, पैसे से काम चल जाता है। लेकिन जो 90% लोग हैं जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, तो अब उनके पास अब दो ही उपाय हैं, या तो वो अपनी इच्छाओं को मार के रखें और दरिद्री अनुभव करते रहें, अपने बाल बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करें, वो जो बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं उनके सामने आप अपने आप को बेइज्जत महसूस करें, अपने आप को हल्का महसूस करें और अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं किस लायक हूँ जो अपने बच्चों को भी सुखी नहीं रख सकता, अपने माता पिता को सुखी नहीं रख सकता, अपने बीवी को सुखी नहीं रख सकता, अपने मित्रों का के काम नहीं आ सकता। तो ऐसी हीन भावना पैदा होती है, लानत लगती है ज़िंदगी पर। ये सारे भाव कहाँ पैदा होते हैं? ये सारे भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं, हम इन्हें महसूस कर रहे होते हैं। जब अपने उसी गरीब टाइप के घर में घुसते हैं, बार बार उसी कमरे में सोते हैं, वही गरीब टाइप के बेड पर सोते हैं, वही कमज़ोर वाली चप्पल पहनते हैं, चप्पल घिस गई होती है फिर भी उसको पहनते रहते हैं, जुराबें फट गई हैं फिर भी उन्हीं को पहने हुए हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए तो 2 दिन में लगने लगता है कि ये कब जाएगा, क्योंकि डेली के लिए उसके लिए 100-200 रुपये का खर्चा है, खाने का पीने का। तो आदमी सीधे सीधे नहीं कह पाता, तो टेढ़े टेढ़े तरीके करता है। एक बार क्या हुआ, ये मेरे मेरे साथ ऐसी घटना घटी। ये तकरीबन कोई काफ़ी पुरानी घटना है, मतलब 20-22 साल पुरानी घटना है। तब मैं साधु भी नहीं बना था। तो मेरे पड़ोस में थे एक, तो क्या हुआ कि मैं वहाँ से गुजरता ही था रोज़। तो एक दिन जो है वो जो पड़ोसी हैं वो अपने एक बच्ची के साथ बैठ के और पराठे खा रहे थे, आलू के भरवा। और तो वो बाहर ऐसा दिखाते थे हमेशा ही कि जैसे मतलब बड़े रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, बड़ा वो करते हैं। जब भी कोई वहाँ से जाए तो पूछते थे, आओ जी बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, ऐसा करके करते थे। तो मुझे भी करते ही थे। अब मैं उस दिन मेरा भी दिल कराया कि ठीक है यार, पराठे हैं, पूछ भी रहे हैं तो चलो एक आध पराठा खा लो। अब मुझे तो ये घटना जब घटी उसके बाद ही पता चला कि उनका मंतव्य ये नहीं था, दूसरा था। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बुला लिया, बोले कि आओ और भाई पराठों का टेस्ट लो। मैंने बोला ठीक है। तो मैं खाने बैठ गया। मैंने एक खाया तो स्वादिष्ट लगा, मैंने कहा एक और दे दीजिए। उन्होंने पूछा एक और, तो उन्होंने अपने जो उनकी घरवाली थी उनको अंदर आवाज़ लगाई बाहर से ही और बोले कि भाई वो बबलू के लिए एक और पराठा लेकर आओ, मेरा नाम घर का बबलू है। तो अंदर से आवाज़ आई, हाँ ठीक है ला रही हूँ। और कुछ थोड़ा टाइम भी लग रहा था, मैंने सोचा पराठा है, आलू का भरवा बना रही हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो उनके साथ उनकी बच्ची बैठी हुई थी, मतलब ये जो पड़ोसी। तो उन्होंने बच्ची को जोर से खींच के झापड़ मारा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब मुझे वहाँ कुछ ऐसा लगा भी नहीं कि बच्ची ने ऐसा कुछ किया था और उसको कोई झापड़ मारने की ऐसी कोई बात थी। एक झापड़ मारा उन्होंने, फिर दूसरा झापड़ मारा। मैंने उनको रोका, मैं कहा ये क्या कर रहे हो आप? बोले नहीं ये बहुत बदतमीज है लड़की और ये सुनती नहीं है, ये वो। मैं कहा लेकिन इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, चुपचाप बैठी थी। बोला आपको नहीं पता और ये। तो मुझे दिमाग में क्लिक हुआ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे उतनी उतनी सब क्लिक नहीं होती थी कि मैं ऐसा ही सोचता था कि आदमी जैसा शो कर रहा है वैसा ही होगा, इसमें क्या ऐसी बात है। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि वो एक्चुअली उनका ये बस बोलना ही होता था कि भाई आओ बैठो चाय पियो वगैरह वगैरह। वो पिलाना नहीं चाहते थे, वो ऐसे खाना नहीं खिलाना चाहते थे और उसकी कई वजह थी। पत्नी इस बात का बुरा मानती थी, फाइनेंशियली भी उस समय उनको दिक्कत थी।
तो पत्नी को पूरा घर चलाना पड़ता है। उनकी कितनी तीन, हाँ उनकी 3 लड़कियां थीं और 1 लड़का था, और लड़का भी थोड़ा मेंटली डेवलप नहीं था, मतलब उसको प्रॉब्लम थी दिमाग में। तो मुझे उस समय मैं वहाँ से उठ गया, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा काम है, और मैंने वो दूसरा पराठा नहीं खाया और मैं चला गया। अब ऐसा भी नहीं कि उनको ये समझ नहीं है कि आपने एक आदमी को पराठा खाने के लिए बिठाया और उसी के सामने आप अपनी बच्ची को तड़ातड़ मार रहे हैं। ऐसे माहौल में भला कोई कैसे बैठ के आपके यहाँ आपके साथ बैठ सकता है या खाना खाते रह सकता है, ये कैसे संभव है। तो मैंने ऐसी बहाना बनाया, मैं चला गया। और ये सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली कि ये दिक्कतें हैं उनके जीवन में। तो अब वो केवल पारिवारिक स्टेटस बनाने के लिए, केवल ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ हमारा घर ठीक है, सब कुछ है, बीवी और मियाँ में सब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं वगैरह वगैरह, ऐसा दिखाने के लिए आदमी ऐसा बोलता रहता है, लेकिन अंदर से तो नहीं चाहता कि कोई वहाँ बैठ ही जाए खाने के लिए या आ ही जाए अंदर। तो उसके बाद से मुझे ये बात समझ में आई, और मैं वहाँ फिर वो ऐसा फिर भी वो बोलते ही थे रोज़ के आइए आइए बैठिए मैं नहीं बैठता था। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये तो पड़ोसियों की बात है, इसके पीछे क्या क्या है? बस दो दो वजह हैं, जिसमें एक मुख्य वजह है अर्थशास्त्र की, कि उतना पैसा नहीं है कि आदमी खूब किसी को खिलाता पिलाता रह सके, ऐसे एंजॉय कर सके, रोज पार्टी कर सके, संभव नहीं है, आप देखते ही हैं। और दूसरी वजह इसके साथ साथ ये है कि पति पत्नी अगर मैचिंग नहीं है एक दूसरे के साथ, उनके जो स्वभाव हैं अगर वो मैच नहीं करते हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, तो ऐसे ही दिक्कत खड़ी होती है, एक दूसरे के लिए वो सहयोगी नहीं बन पाते। लेकिन अगर यहाँ हम ये भी मान लें कि सहयोगी हों भी, तो पैसे की तो दिक्कत है ना, उसकी दिक्कत कहाँ से पूरी करें? क्योंकि मैं अपने घर में खुद देखता था कि एक एक पैसा बचाती थी मेरी माँ, और कोई रिश्तेदार आ जाए, कुछ आ जाए, तो उनको मुश्किल होती थी कि भाई 1-2 दिन तक तो ठीक है, ऐसे ही चल जाता था, लेकिन घर में से कोई आ गया, चाचा चाची का बच्चा आ गया, कोई आ गया जो अब 10-15-20 दिन उसने रहना है, या 1 महीने 2 महीने रहना है किसी कारण से, तो उनको बहुत मुश्किल होती थी। और इस सारी मुश्किल की जड़ में जो चीज़ थी वो पैसा था, क्योंकि उतनी अर्निंग नहीं थी कि, चूँकि इनके अपने भी 5 बच्चे थे, हम लोग 5 भाई बहन थे, और मम्मी पापा 7 लोग हो गए। उस समय पिताजी की तनख्वाह 2,500 के आसपास थी, ये जबकि मैं बात बता रहा हूँ 86-7 की। तो मैं देखता था मेरी मदर जो केले छूट जाते थे ना गुच्छे में से, तो वो थोड़े सस्ते मिलते थे और थोड़े पुराने टाइप के, वो लेके आया करती थी हम लोगों को खिलाने के लिए। तो जहाँ ऐसी स्थिति हो, तो वहाँ कैसे लोगों में परस्पर प्रेम पैदा होगा? कैसे पैदा होगा, आप बताइए ना। या अगर प्रेम के लिए ध्यान देना पड़ेगा तो दूसरे समझौते करने पड़ेंगे। आप अपने बच्चों को खुश नहीं रख सकते, आप अपने घर वालों को खुश नहीं रख सकते, आप अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकते। तो ये जो कंसिक्वेंसेज हैं, ये किसके आ रहे हैं आखिर? इसके मूल में क्या है? मूल में यही अर्थशास्त्र है, क्योंकि दुनिया में काम तो सब कर रहे हैं ना, लेकिन फिर एक आदमी की तनख्वाह लाखों में और एक आदमी की तनख्वाह हजारों में, ऐसा क्यों? तो अर्थशास्त्र के कारण, मैंने आपको बताया ही है कि अर्थशास्त्र की जो मांग और आपूर्ति के आधार पे जो वैल्यूएशन होता है, उस आधार से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। लेकिन इसके असर देखो हमारे जीवन में। पेट्रोल 2-4 रुपये बढ़ जाए तो समस्या पैदा होती है। क्यों होती है? कि भाई घर का बजट गड़बड़ाता है। अमीरों को तो नहीं होती, उनको तो पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। वो गाड़ी 1 करोड़ की खरीदते हैं या 40 लाख की खरीदते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो जाए तो उनको कुछ नहीं चलता।
लेकिन आम आदमी के लिए 50 पैसे भी बढ़ जाए तो मुश्किल खड़ी होती है। अभी जैसे गांव में ट्रैक्टर है, उसको बोला हुआ है कि 10 साल से ज़्यादा आप ट्रैक्टर को नहीं चला सकते क्योंकि डीजल का है, वो थोड़ा पॉल्यूशन करता है, पुराना ट्रैक्टर हो जाता है तो आप नहीं चला सकते। अब इसका असर किस पे पड़ेगा? किसानों पर ही पड़ेगा, उनकी खेती महंगी हो जाएगी। अब उनको हर साल में ट्रैक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये नियम तो बना दिया सरकार ने, लेकिन इसके असर कितने होंगे कि उनकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी किसानों की, और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत मिलने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मतलब सरकार कर भी नहीं सकती क्योंकि ओपन मार्केट है, मांग और आपूर्ति के आधार से चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, उसमें सरकार सीधे सीधे कुछ कर भी नहीं सकती। जो एमएसपी थोड़ी बहुत वो लगाती भी है, वो भी जो खुद खरीदती है उस पर ही उतना ही है। तो कितना गेहूँ चावल खरीद लेगी? वो खाली उतना खरीदती है जितने का कि वो बांटती है गरीब लोगों को, बस, इससे ज़्यादा तो खरीदती नहीं। सारा खरीद नहीं सकती क्योंकि कोई वो खरीदी बेचदारी तो करती नहीं है सरकार इन चीज़ों की। तो कुल मिला के ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, और इसके मूल में अर्थशास्त्र, क्योंकि सारी दुकानदारी, सारी बेचदारी, सारी लेन देन, सब कुछ में तो अर्थशास्त्र ही है। अर्थशास्त्र उसका मेन फंडा है। अर्थ जो मौजूदा अर्थशास्त्र है उसके आधार से सब कुछ होता है। आप जगह खरीदेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे इसको बनाने के लिए, लेबर वगैरह, मिस्त्री वगैरह, उनको पैसे देंगे, मतलब सब कुछ में तो सब पैसे से होता है, जैसा मैंने अभी आपको शुरू में बताया। तो अब आप बताइए कि आपको दिख रहा है कि लोगों के रिश्ते इससे अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि रिश्ते अच्छे बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको कहीं बैठे होंगे तो उन्हें चाय पिलानी होगी, 4 लोग आ गए तो हाँ हाँ जी आइए बैठिए चाय पिए। अभी चाय पिलाओगे, पता चला 4 लोगों को चाय पिलाई, 50 रुपये सीधे गए। नहीं पिलाएंगे तो बेइज्जती कि यार हम आपके पास आए और आपने चाय भी नहीं पूछी। तो कैसे रिश्ते अच्छे बनेंगे? तो रिश्ते खराब होते हैं किस वजह से? इस अर्थशास्त्र के कारण। पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है किस वजह से? इस अर्थशास्त्र के कारण। बाप बच्चों का रिश्ता खराब होता है किस वजह से? इस अर्थशास्त्र के कारण। बूढ़े माता पिता और जवान माता पिता का रिश्ता खराब होता है किस कारण से? भाई इस अर्थशास्त्र के कारण से। अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते किस कारण से? इस अर्थशास्त्र के कारण से। हर चीज में भींच भींच के जीना पड़ता है, संकीर्णता से जीना पड़ता है, सारा मस्तिष्क संकीर्णता से भर जाता है। किसके कारण? इस अर्थशास्त्र के कारण। सरकार इस संविधान को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, जो वादे करती है उनको पूरा नहीं कर पाती किस कारण से? इस अर्थशास्त्र के कारण से। क्योंकि पैसा नहीं होता उनके पास उतना जितना चाहिए अपनी सारे वादों को पूरा करने के लिए। अब देखो कि क्या हो रहा है, अर्थशास्त्र के कारण ही हर जगह के कॉम्प्लिकेशन खड़े हो रहे हैं, हर जगह क्लेश पैदा हो रहा है। अच्छा ये तो हो गया वो जो मजबूरी वाली चीज़ है। अब इसी कारण से सारे अपराध भी हो रखे हैं। चोरी किस कारण आदमी करता है? पैसे के लिए। तो मूल में क्या कारण हो गया? अर्थशास्त्र हो गया। चोरी करता पकड़ा जाए तो मर्डर करता है किस कारण से? कि बच जाए, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। जेल जाएगा तो उसके घर वालों का कौन ख्याल रखेगा? मूल में अर्थशास्त्र। पड़ोसी का झगड़ा किस कारण से? अर्थशास्त्र के कारण से। नहीं तो उनका क्या बट रहा है आपस में? गरीबी की जगह में रह रहे हैं, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर दी, कोई टक्कर मार गया, ठोकर मार गया, अब झगड़ा किस कारण से? भाई अब इसमें ठीक करवाने में पैसे लगेंगे। पैसा सामने वाले के पास भी नहीं है जिससे गलती से वो ठुक गया। अब वो चाहता है कि ये खुद ही भर ले, भाई इसकी मोटरसाइकिल है। ये बोलता है कि भाई तूने ठोका है तो तू भर। नहीं मानता तो कोर्ट कचहरी केस, लफड़े पे लफड़े। मतलब इस अर्थशास्त्र ने सबकी एल लगा रखी है। एल मतलब, एल से बोले तो शायद बोलते होंगे ये लफड़ा और यू नो समस्याएं।
आप सोचो, तो लोगों के बीच प्रेम नहीं है। अब लोग उपदेश देते रहते हैं, लोगों से प्रेम करो, लोगों पे दया करो, लोगों पे कृपा करो। भाई सब बात के लिए पैसा लगता है। प्रेम फ्री में तो नहीं होता ना। फ्री में होता है क्या? पैसा लगता है। आप बच्चे को प्रेम करके देखो, थोड़ी देर, थोड़ा सा ही उसको किसी करोगे, गोदी में लोगे, पापा चॉकलेट चाहिए, पापा साइकिल चाहिए, पापा वहाँ घुमा के लाओ, पापा ऊटी जाना है, पापा पिकनिक पे चलेंगे, पापा बोलता है कि प्यार कर लिया कि आफत खड़ी कर ली। बीवी को प्यार करके देखो, फटाक से 50,000 की साड़ी का मतलब इस हाथ प्यार करोगे जब तक दूसरा हाथ भी नहीं पकड़ पाओगे, 50,000 की साड़ी, लहंगा, आभूषण, आपको उसकी शादी है, वहाँ जाना है, उसमें आपको 500 रुपये देने हैं, 1500 रुपये देने हैं, उन्होंने हमें इतने रुपए दिए थे किराया। अच्छा गाड़ी में बैठ के चलेंगे, बस में नहीं जाएंगे। बेटी को जरा प्यार करो, मांग शुरू हो जाती है। भाई होंगी नहीं तो प्यार का मतलब क्या है? सूखे सूखे प्यार का मतलब क्या है, आप बताइए। सूखे सूखे प्रेम का मतलब क्या है? एक छोटे से बच्चे को गोदी में उठाओ और किसी करो, और उधर से गुब्बारे वाला घूम रहा है, बच्चे हाथ सीधा करेगा, पापा गुब्बारा, अब दिलाओ 10-20 रुपए का गुब्बारा। या कोई भी उसको, बच्चे को एक बार आप बाजार ले जाओ, फिर आपको वो कम से कम 1,000-2,000 रुपये से नीचे घर में आने दे, तो वो हर जगह ऐसे उंगली करके खड़ा हो जाए, मतलब बोलता भी नहीं होगा तो गाड़ी ये वो। तो भाई प्रेम करने में पैसा लगता है ना, फ्री में नहीं होता। तो अब पैसा हो तो आदमी प्रेम करे, तो प्रेम करने से बचता है। 10 बार किस करने का मन होगा तो एक बार ही मुश्किल से कर पाएगा, 9 बार सोचेगा नहीं भाई रहने ही दो, बहुत महंगा पड़ता है किस करना। बच्चों को थोड़ा डांट डपट के भी रखना पड़ेगा। अब पैसा पेड़ पे उगता है क्या? मनमोहन सिंह बोलते थे पैसा पेड़ पे लगता है क्या? बात तो सही है, पैसा पेड़ पे तो लगता नहीं, लगता होता तो फिर दिक्कत ही नहीं थी। तो देख रहे हैं अर्थशास्त्र, हर चीज में अर्थशास्त्र घुसा हुआ। ये कोट खरीदना है, अर्थशास्त्र। ठंड के लिए ये मफलर लेना है, भैया अर्थशास्त्र। जूते लेने हैं, अर्थशास्त्र। जुराब लेनी है, अर्थशास्त्र। कहीं आना जाना है, अर्थशास्त्र। किसी के साथ प्रेम करना है, अर्थशास्त्र। अब तो झगड़ा करने के भी पैसे लगते हैं भाई, वो भी नहीं फ्री में होता। झगड़ा कर लिया, अब जाओ भुगतो कोर्ट कचहरी में। न्याय लेना है, अर्थशास्त्र। अब यूं संविधान में लिखा हुआ है कि भाई सबको न्याय का अधिकार है। अरे घंटा अधिकार है न्याय का, फ्री में मिलता है क्या? वहां लिखने से थोड़ी हो जाता है, नहीं मिलता ना यहाँ न्याय। आप सोचो कितना मजाक टाइप का है। वो जज जिसको 2.5 लाख 3 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती हैं, बढ़िया बड़ा सा घर मिलता है, 2-4 नौकर चाकर मिलते हैं, मतलब उसका खर्चा आप सारा लगा लो कि 7-8-10 लाख रुपए महीने में पड़ता है एक जज। वो जज 2 गांव से तो गरीब आपस में किसी बात के लिए लड़ाई कर आ गए हैं कोर्ट में, गरीब लोग कोर्ट में लड़ाई करके आ गए हैं, उनका फैसला ये जज करेगा जो 10 लाख रुपए महीने का एंजॉय कर रहा है, ये जज करेगा। कैसे करेगा आप बताइए? आपको नहीं लग रहा कि इधर ही अन्याय हो रहा है? उसके पास 10 लाख रुपए हैं और ये दोनों बेचारे गरीबों के पास में कुछ हजार इनकम मुश्किल से होती है, और उसी चक्कर में ये लड़के आ गए हैं एक दूसरे के साथ में, और ये 10 लाख रुपए लेके और फिर न्याय करने बैठा है कुर्सी पे। तो ये 10 लाख रुपए लेके न्याय करने बैठा है या ये रिश्वत लेके न्याय करने बैठा है?
ये अपने आप में अन्याय नहीं है क्या? और बोलते हैं कि जो संविधान है उसमें ये चौथा खंबा है, मतलब 4 खंभों में से ये एक खंबा है न्यायपालिका। फिर काय का खंबा है ये खंबा है क्या, ये बम्बा है? किधर से खंबा नजर आ रहा है आपको, बताइए? इतनी बड़ी सैलरी लेके न्यायपालिका एक खंबा है। अरे 2.5 5 लाख रुपए की सैलरी है उनकी। क्या नीतियां बना रहे हैं ये लोग? इतनी सैलरी लेके और नीति बना रहे हैं, और नीति का असर क्या आ रहा है कि 2 गरीब बेचारे आपस में लड़ लड़ के आ रहे हैं, और ना उनको। ऐसे न्याय होता है क्या? आप शुरू में अन्याय कर रखा है, फिर बाद में न्याय कैसे होगा भाई? वो वहाँ कोट पैंट टाई लगा के एसी में बैठ के जज जो है वो वहाँ फैसले सुना रहा। भाई ये कौन सा टाइप का न्याय है? किसका न्याय कर रहे हो? ये तुम देख नहीं रहे ये दोनों लोग लड़े किस वजह से हैं? उस वजह का कोई सॉल्यूशन दे रहे हो क्या? तुम्हारे पास है नीतियां ऐसी? जब नहीं है तो फिर किस बात के 5 लाख और 2.5 लाख ले रहे हो और बाकी दूसरी फैसिलिटीज में खर्च कर रहे हो? तो भाई संविधान में ऐसे लिख देने से तो नहीं हो जाता ना कि न्याय का अधिकार है। धरातल पर कहाँ है? आप बोलोगे कि नहीं वो तो उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, भाई लागू नहीं कर रहे हैं ठीक से। हाँ तो कैसे करें भाई लागू? बोल तो दिया मनमोहन सिंह ने कि पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? बिना पैसे के लागू होता है क्या संविधान? तो वहाँ पैसा चाहिए, मतलब अर्थशास्त्र। गाड़ी खरीदो पैसा चाहिए, सड़क पर चलाओ पैसा चाहिए, टोल टैक्स पे क्रॉस करो पैसा चाहिए। आप देख रहे हो, मतलब सांस नहीं ले सकते बिना पैसे के। अर्थशास्त्र आपकी हर प्रकार की गतिविधि को ड्राइव करता है। जैसा वो होगा वैसा ड्राइव करेगा। अच्छा होगा तो अच्छे से ड्राइव करेगा, बुरा होगा तो बुरे ढंग से ड्राइव करेगा। वो आपके आसपास वैसी परिस्थितियों का, वैसे माहौल का निर्माण करता है। उस माहौल में उस तरह की इच्छाएं आपको पैदा होती हैं जो थोड़ी खराब टाइप की इच्छाएं होती हैं, मतलब जो जिन्हें आप अपराधों की श्रेणी में रख सकते हैं। उस प्रकार की आदमी की इच्छा या मजबूरी में वो इच्छाएं पैदा होती हैं, जो कि अगर सब माहौल सब कुछ ठीक ठाक होता, ऐसा अर्थशास्त्र होता, तो ये इच्छाएं पैदा नहीं होती आदमी में। और उससे इनको भी दिक्कतें होती हैं। जो अमीर लोग हो गए उनको भी डर चढ़ा रहता है, क्योंकि 90% लोग गरीब हैं। जिस दिन इनके दिमाग की सटकी, और कभी कभी सटक जाती है, जैसे आप देखते हैं कि रसिया में सटक गई, चाइना में सटक गई, तो कितने अमीरों का कत्लेआम हुआ। और लगभग हर देश में एक एक दो दो बार, चार चार बार सटक चुकी है। माने ये एक हर पीरियड के दौरान 100 साल समझ लो, 150 साल समझ लो, 50 साल समझ लो, लगभग ये ऐसे सटकती है। क्योंकि गरीबी अमीरी के बीच में इतनी खाई हो जाती है कि वो फिर रास्ता नहीं बचता, और या तो गृह युद्ध होता है या तो देशों के बीच युद्ध होता है। इस तरह का फिर से रीसेटल होता है मामला। फिर से कुछ नए लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ अमीर लोग नीचे आ जाते हैं, और वो बिखर जाते हैं और सब छिन जाता है उनका। तो क्या छिन जाता है? पैसा। क्या छीन लेते हैं लोग? पैसा। किस लिए एक दूसरे से लड़ते हैं? पैसे के लिए। किस लिए युद्ध करते हैं? भाई पैसे के लिए। तो अर्थशास्त्र। तो आप देख रहे हो ये सारे सारे कॉम्प्लिकेशंस जो खड़े हो रहे हैं, सारे कंसिक्वेंसेस जो खड़े हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं? गलत प्रकार के अर्थशास्त्र के कारण। जी शायद कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, तो मैं लेता चलूं, क्योंकि बड़ा ही लोगों के उसका टॉपिक है ये, क्या बोलते हैं, मतलब डेली टाइप का टॉपिक है। माने लोग इससे गुजरते हैं डेली। जी तो मैं खाली सवाल लूँगा। अंधेरा सा लग रहा है। हाँ अंधेरा सा ही है जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वो तो ठीक हो गया। वो उसको बोल रही हैं तब कैमरे में फ़ोटो ठीक नहीं आ रही थी ना।
अच्छा, आज भी आपको ऐसा ही लगता है? ओ, जी, ऐसा ही माहौल बन जाता है अधिकतर, और इस तरह पारिवारिक स्थिति को दिखाना मजबूरी हो जाती है। ये कितनी बड़ी विडंबना है समाज की। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी विडंबना है। और अब समाज में रहना है तो इज्जत से ही रहेगा ना आदमी, बेइज्जती में कैसे रहेगा? क्योंकि बेइज्जत में रहने से भी तो दुख पैदा होता है। अर्थशास्त्र कुंजी है इस व्यवस्था की, और इस पर ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल, हर एक व्यवस्था की कुंजी अर्थशास्त्र ही होती है, और अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन खड़े होते हैं, ये सारी परेशानियां, सारी समस्याएं खड़ी होती हैं जो हो रही हैं हम लोगों के जीवन में। एक तो पॉल्यूशन, दूसरा मांग कम होने से वही वही व्यक्ति कर्म से कम 10 साल में वो दूसरा तो खरीदे, उसकी मजबूरी होगी। जी हाँ बिल्कुल। और अर्थशास्त्र का आधार है मानव मूल्य एवं सुख, जो कि दर्शन से स्थापित नहीं हो पाया। जीवन का उद्देश्य सुखी होना है और उसको ही नकार दिया गया। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। एल माने वाट लग गया वाट लगा दी। जी जी सरदार पटेल जी, आप ठीक कह रहे हैं। एल का मतलब है कि वाट लगा दी, लानत लग गई, या जी जी एल लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। और उपदेश में इच्छाओं को कम करने की बात की जाती है। बिल्कुल, वारे हमारा दर्शन शास्त्र। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वारे तथाकथित गुरु वर्ग स्वयं सुखों की पूर्ति करते, प्रसाद में इच्छाओं को कम करने का उपदेश देते, और उसी में लोग खुश हो रहे कि कमी हमारे में है जो हम इतनी इच्छाएं करते हैं। जी बिल्कुल, लोग बेचारे मजबूरी में सोचते हैं, उनको लगता है शायद हमारे अंदर ही कमी है, दिमाग नहीं है हमें। अब इतने सारे साधु लोग बोल रहे हैं कि भैया इच्छा कम करो, तो वही ठीक ही बोल रहे होंगे, ऐसा लगता है उन्हें। मीना जी कह रही हैं कि प्रीति जी, मनुष्य की इच्छाओं की झोली कभी नहीं भरती। देखो, ये आपको एक उपदेश आया। और गरीब मनुष्य और अमीर भी भिखारी हैं, गरीब धन से और अमीर मन से भिखारी हैं, और की मांग करना यह मन का भिखमंगापन है। जी, ये बोल रहे हैं कि ये मन की प्रॉब्लम है, ये मन ही ऐसा है। ज़रूरतें पूरी करना सहज है, मन की इच्छाएं पूरी करना किसी के बस की बात नहीं है। आप प्रयोग करके देखिए। जी देखिए, ये जैसे सारे सारे साधु लोग ऐसा ही बोलते हैं कि देखो, ये जो आपके अंदर मन है ना, ये बड़ा बदमाश है। इसको भी सुनिए, मतलब ये क्या है। वो बोलते हैं ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा बदमाश है, ये बंदर के जैसा है, ये बड़ा कमीना है, यही बलात्कार करता है। भाई, ये कोई डिफेक्टिव पार्ट है हमारे अंदर, ये कोई कमीनी चीज लग गई है हमारे अंदर, प्रकृति ने हमारे अंदर लगा दी है जानबूझ के समस्या ग्रस्त करने के लिए। मतलब जैसे ये कहते हैं कि मन इच्छा करता है। अरे भाई, मन इच्छा करता है कि आप करते हो? इसको अंदर झांक के देखो जरा, वास्तव में। ये हाथ इच्छा करता है क्या? ये नाक इच्छा करती है क्या? ये चश्मा इच्छा करता है क्या? ये गाल इच्छा करते हैं क्या? ये कान इच्छा करते हैं क्या? वैसे ही मन इच्छा करता है क्या? अरे आप ही तो इच्छा करते हो। हाँ, अब आप अपने आप को मन बोलते हो तो अलग बात है, तो आप ही इच्छा करते हो ना। तो अगर आप अपने आप को मन बोलते हो, तब तो आप फिर कमीने हो गए। आप फिर भाई, जरूरतें भी क्यों पूरी करनी है? जरूरत वाली इच्छा कौन करता है? आपके अंदर कोई दो चीज है इच्छा करने वाली, दो ऐसे हैं कि ये भी इच्छा करता है, वो भी इच्छा करता है। ये वाला जरूरत वाली इच्छा करता है और ये वाला दूसरी वाली इच्छा करता है। ऐसा है क्या? इसीलिए कह रहा हूँ कि इन सब लोगों ने फिलॉसफी को ही ठीक ढंग से नहीं खोजा, गलत फिलॉसफी खोज के आपको दे दी, आपको ही गलत ठहरा दिया कि आप ही गलत हो। आपके अंदर जो ये मन है, ये कमीना है, यही गलत है। भैया ऑपरेशन करवा लो ना इसको निकलवा के फेंकवा दो बाहर। इसको रखा क्यों है अंदर? तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह की चीज कर करके समाधान ढूंढने से तो गए, और मतलब जो कोई समाधान ढूंढ भी रहा हो तो उसको भी बोलोगे देखो कितना पागल आदमी है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोशिश कर रहा है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोशिश कर रहा है।
तो ये इन इन चीज़ों पे दोबारा से चिंतन करना चाहिए। मीना जी, आप चाहें तो इसी विषय पर जियो मीट की आप वक्ता बन सकती हैं, अगर मतलब इसी विषय पर कि इच्छाएं मन करता है कि आप करते हो, कौन करता है। जी, फिर सरदार पटेल जी कह रहे हैं कि राजनीति और समाजशास्त्र को मूल में रखकर अर्थशास्त्र को परे कर दिया। हाँ, जबकि मूल में अर्थशास्त्र को रखना चाहिए था, उसके हिसाब से फिर राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र की रचना होनी चाहिए थी। मीना पाटिल जी कह रही हैं और की मांग करना मन का भिखमंगापन है। प्रीति जी, हाँ जी, मन का भिखमंगापन कैसे, ये मन कौन है? मन को क्या पड़ी है कोई इच्छा करने की? इच्छा तो आप करते हो ना, जो कुछ भी करते हो, कैसी भी वाली भी इच्छा करते हो तो आप करते हो। सुखी तो आप ही को होना है, क्योंकि दुखी आप ही होते हो। मन को क्या लेना देना है? वो कोई बीइंग है क्या जो इच्छा करता है? वो आपके अंदर कोई दूसरा आदमी घुसा हुआ है क्या कि वो इच्छा करता रहता है और मार आपको पड़ती रहती है? इसको सोचिए मीना जी। और इस पर आप यदि जियो मीट में 2 घंटे वहाँ मिलते हैं इस पर और बड़े से सोचने के लिए, आपको मेरी तरफ से आपको निमंत्रण है इसका वक्ता बनने के लिए। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप ग्रुप में या यहाँ पर भी आप लिख सकती हैं, तो आपको नेक्स्ट जब भी खाली स्लॉट पड़ेगा उसका तो आपको सूचित कर देंगे। तो आप यहाँ लिख दें अगर आप इसकी वक्ता बनना चाहती हैं इस टॉपिक पर। जी, प्रीति जी कह रही हैं जी, इच्छाएं सीमित ही हैं, ध्यान दिया जाए तो समझ आएगा कि मौलिक इच्छाएं ही पूरी नहीं हो रही। जब व्यवस्था ही ऐसी बनी है तो ऐसे प्रवचन आएंगे ही। जी बिल्कुल, सुख पर सबका बराबरी से अधिकार भी है और स्वाभाविक भी है, ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इच्छाएं सीमित नहीं है, अमीरों का यही तो दुख है, और इकट्ठा क्यों करते हैं। जी जी, ये एक अलग टॉपिक है, इसको भी फिर ले सकते हैं। आपके पास जितने भी टॉपिक हैं उनको एक एक टॉपिक को लेके आप जियो मीट में आमंत्रित हैं, और एक एक टॉपिक को लेके रखें और उसकी जांच पड़ताल वहाँ पर सब लोगों के साथ करें तो अच्छा रहेगा। या तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा आप जो बोल रही हैं, और या आपको समझ में आ जाएगा, दोनों में से किसी न किसी को समझ में आ जाएगा। जी, फिर इनका यही चल रहा है आपस में, इनके इकट्ठा नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में वो भी दूसरे वर्ग में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे भाई, उन्हें फिर गरीब होने में देर थोड़ी लगेगी। तो एक ये वाला चल रहा है मन और कुछ का, तो क्यों ना अगला टॉपिक यही रख लेते हैं कि इच्छाएं कौन करता है, मन करता है क्या आप करते हैं। अगला टॉपिक यही रख दीजिएगा इसमें फेसबुक लाइव में। जी, और तो कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं इसी में। तो इसका अगली बार ये टॉपिक ही रख देते हैं, मन को अलग ही समझा जाता है जैसे हम अलग, मन अलग, इच्छा कौन कर रहा है, भूख किसे लग रही है। जी हाँ, वही तो ये आ गया। मीना जी करिए जी हाँ, हम वक्ता बन जाएंगे, स्वीकार है आपकी जियो मीट का निमंत्रण। जी जी जी, तो प्रीति जी अमरीश जी को बोल दीजिए, शायद अगले वाले में तो जो विनीत जी हैं वो वक्ता हैं, माने अब कल जो होगा या उसके आगे का, तो जो भी नेक्स्ट स्लॉट खाली है उसमें डेट को निश्चित करके और मीना जी को सूचित कर दीजिएगा। जी मीना जी, आपका वक्ता बनना तय हुआ, बस डेट आपको हम लोग बता देंगे। तो आज के इसमें आप सभी का धन्यवाद जो आप आज के इस टॉपिक पर जुड़े। इसका थोड़ा सा सारांश में बता दूं, आज जो भी बोला सारांश ये है कि जो अर्थशास्त्र है जिसको हम सब लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, और उसके कारण जो अधिकांश लोग गरीब और थोड़े से लोग अमीर हैं, तो गरीबों के जीवन में जो सारी समस्याएं खड़ी हैं उन हर समस्या के मूल में अर्थशास्त्र है, हर समस्या के मूल में। तो सीधी सी बात है, जब कारण ये है तो निवारण भी इसी का करना पड़ेगा। तो एक नए ढंग का ऐसा अर्थशास्त्र हमें अपनाना होगा जिसमें कि ये अमीरी
गरीबी का भेद ख़त्म हो जाए, ये हमें हर चीज़ में सोचना ना पड़े कि भाई इसके लिए पैसा कहाँ से लाएं, इसके लिए ये कैसे करें, इसको कैसे मेंटेन करें वगैरह। एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें आदमी को सोचना ना पड़े और सारी चीज़ें मेंटेन भी हो जाएं, सारी चीज़ें सबको मिल भी जाएं। तो मैंने जो नया अर्थशास्त्र बनाया है वो इसी प्रकार का बनाया है। उसको आपको उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आप ये फेसबुक लाइव भी देखते रहिए, क्योंकि टॉपिक आते रहते हैं, तो एक दिन उसका भी टॉपिक आ जाएगा। पहले आ भी चुका है बहुत बार, इसमें आप पीछे की वीडियोज़ में देख सकते हैं। यूट्यूब में जो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट नाम का न्यूज़ चैनल है, उसमें ये वीडियोज़ बहुत सारे पड़े हैं। वहाँ जो मैंने किताब लिखी हुई है संपूर्ण समाधान, वहाँ ऑडियो में भी पढ़ी है, आप उसको स्टेप चैप्टर वाइज सुन सकते हैं। वो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और आप फ्लिपकार्ट से कागज़ वाली बुक मंगा सकते हैं। PDF वाली बुक हम लोग फ्री दे रहे हैं, वो आप नीचे आपको कमेंट्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, उसके भी लिंक नीचे मिल जाएंगे। हमें आप कोई सहयोग करना चाहते हैं तो उसके भी लिंक नीचे मिल जाएंगे, आप सहयोग कर सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद इस सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। और आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये जितनी भी सारी समस्याएं ये पैदा होनी बंद हों, और जितनी भी सारी सुख सुविधाएं दुनिया में ये पैदा होनी शुरू हों सभी के लिए। इसी के साथ आज का ये फेसबुक लाइव समाप्त करते हैं। आप सभी का फिर से धन्यवाद और आगे के लिए निमंत्रण।